A very good morning, everyone. Students, as you know that we are taking our chapter number 1, the Indian Constitution. We had already discussed about that what is the meaning of the Constitution and why there is the need for the Constitution. Right now, I am going to explain what are the key features of the Constitution. Okay? Okay. So let's start. First of all, you have to know that ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेट था ये हमारी कंट्री में आया कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया। तो मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, आप वहाँ से समझेंगे। 12th सेंचुरी के बिगनिंग में इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल फॉर सेवरल डिकेड्स। 12th सेंचुरी के स्टार्टिंग में नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ नहीं। नेशनल मूवमेंट कब स्टार्ट होता है? व्हेन द यूरोपियन केम टू आवर कंट्री। एंड व्हाट वाज द टाइम पीरियड? दैट इज 17th सेंचुरी। तो 17th सेंचुरी की शुरुआत से ही क्या होता है कि हमारे देश में धीरे धीरे ब्रिटिश जो भी हमारी कंट्री में करने की कोशिश कर रहे थे उसके अगेंस्ट में इंडियन पीपल में डिसकंटेंटमेंट क्या हुआ, उठने लगा, असंतोष लोगों में फैलने लगा था। ठीक है। 1857 के बाद जो सबसे बड़ा हमारा फर्स्ट नेशनल मूवमेंट था उसके बाद से लोगों के अंदर नेशनैलिटी की फीलिंग जो है वो आती है और फिर धीरे धीरे इंडिपेंडेंस के लिए ब्रिटिश रूल से खुद को आज़ाद करने के लिए लोग जो हैं उन्होंने क्या करना शुरू किया, अपने आप को नेशनल मूवमेंट में उन्होंने अपने आप को धीरे धीरे लगा दिया। अब क्या होता है कि अंडर द ब्रिटिश रूल, क्योंकि ब्रिटिश रूल के अंडर में जो लोग थे, द पीपल हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल्स दैट हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग। जब ब्रिटिश रूल था कंट्री में तो उसमें हमारे देश के लोगों को फोर्स किया जाता था कि जो रूल्स बना है उसको फॉलो करो। व्हाट काइंड ऑफ रूल? दैट वाज मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्लियर? यहाँ से कॉन्सेप्ट आया डेमोक्रेसी का। सो अंडर द colonial state convinced इंडियन दैट फ्री इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेसी। अब हमने कहा कि नहीं, हमें ब्रिटिश रूल के अंडर में काम नहीं करना है, ना ही हमें इनके रूल्स को फॉलो करना है। जब हम इंडिपेंडेंट होंगे तो हमारी खुद की अपनी एक डेमोक्रेसी होगी। इंडिया, फ्री इंडिया शुड बी ए डेमोक्रेसी जिसमें एवरी वन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, जहाँ पे किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा किसी रूल को फॉलो करने के लिए, और यहाँ पे एवरी वन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। और उन सबको ये अधिकार होगा कि वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। ये कब होगा? जब हमारा देश ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट से फ्री हो जाएगा, जब हमारे देश में डेमोक्रेसी आ जाएगी। इन्हीं सब बातों को लेकर के आपने देखा कि अब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होना शुरू होता है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग की कहानी 1946 से शुरू होती है, व्हेन द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने एक कैबिनेट मिशन इंडिया भेजा था। और वो मिशन इसलिए भेजा था क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया में प्लानिंग की जाए, एक डिस्कशन हो कि कैसे जो पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चली आ रही है वो पावर अब इंडियन नेशनलिस्ट लीडर को दे दिया जाए, यानी कि अब इंडिया को फ्री कर दिया जाए और
वो कैबिनेट मिशन भेजे थे कि अब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग की ज़रूरत है, वहाँ पे बनाई जाए। तब जाके 9 दिसंबर 1946 में 300 मेंबर्स के साथ एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट टाइम मीट करती है, मिलती है, और वो अपना काम शुरू कर देती है। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन, फिर 9 दिसंबर 1946। फिर क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसने इट कंप्लीट 3 years टू कंप्लीट this task. What kind of task? That is drafting constitution for free India. ठीक है, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना वर्क करना शुरू कर दिया। Now the constitution was adopted on 26th November 1949 and honorable members appended their signatures to it. कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो फॉर्म हो गया। ठीक है, 26 नवंबर को जो है ये पूरी तरह से अडॉप्ट किया गया एंड उस पे जो मेंबर्स थे 300 अराउंड 300 मेंबर्स ने अपने सिग्नेचर किए और फिर 24 जनवरी 1950 को सिग्नेचर हो जाता है और जो सिग्नेचर करने वाले मेंबर्स थे 300 में से 284 मेंबर्स एक्चुअली साइंड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। पहले अडॉप्ट किया हमने कब, 26 नवंबर 1949 को। अब पूरे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। नाउ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, he was known as the father of Indian Constitution. Clear? Because he was the chairman of the Constitution Drafting Committee. See this picture of B.R. Ambedkar, the father of Indian Constitution. Okay? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। 26 नवंबर 1949 को वी एडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। On 26 January 1950, the Constitution came into force. Clear? Next. अब now you have to know ना कि who were the important members in the Constituent Assembly. First is your first president, that Dr. Rajendra Prasad. He was from the Bihar district, Jiradei. Where is Jiradei? It is Jiradei. Jiradei is in Bihar. In which district? You will Google it. Clear? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो इसके मेंबर थे, मेंबर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट भी थे और देश के भी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड वन वुमन सरोजिनी नायडू, ये कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट, preamble of the constitution. Do you know what is this preamble? Preamble means introduction of the constitution. That you can also say preface. Preface मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी लिखा है उसका एक इंट्रो है, preamble. समझ गए? So in the constitution what is written? Basic law of a country. This is the preamble of the country. You have to learn it. It is very important. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic. You will see here some words are written in the capital highlighted words. Do you know why these words are given importance here? यहाँ पे लिखा गया है इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमारे देश में
इन सब चीज़ों के का कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिस मिलेगा इक्वली सबको, सबको लिबर्टी ऑफ थॉट्स होगा, इक्वालिटी होगी, फ्रेटर्निटी होगी। फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा होगा। यहाँ पे इतना डाइवर्स कंट्री है ये इंडिया, तो यहाँ पे सभी लोगों की डिग्निटी, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी डिग्निटी बनी रहेगी, उनमें यूनिटी बनी रहेगी, इसीलिए फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है। और लास्ट में क्या लिखता है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 वी एडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट डज दिस मीन कि अब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 26 नवंबर 1949 को जो कुछ भी इसमें लिखा है उसको हम एडॉप्ट करते हैं, इनएक्ट करते हैं और अपने आप को गिव करते हैं, देते हैं। ठीक है। सो दिस इज द प्रियम्बल। नेक्स्ट, की फीचर्स। डू यू नो व्हाट इज की फीचर्स? Key features, there are 5 key features you have to study in your book. First is federalism, second is parliamentary form of government, that is, third is separation of power, fourth is secularism, and fifth is fundamental rights. You have 5 key features. So let's start talking about federalism. Federalism means existence of more than one level of government in the country. More than one level of the government means central government, state government, पंचायती राज। ओके, तो हमारे देश में 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है। सेंट्रल, दैट इज रूल्ड बाय पीएम, स्टेट लेवल सीएम एंड गवर्नर, पीएम एंड प्रेसिडेंट इन वेयर सेंट्रल। पंचायती राज में, पंचायती राज के भी 3 फॉर्म होते हैं ना। नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट, नंबर 2 ब्लॉक एंड नंबर 3 विलेज। क्लियर? दिस all 3 fusion of all these 3 tiers, all these 3 come under पंचायती राज। सो फर्स्ट इज आवर फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में जैसा कि मैंने बताया, द सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो सीट होती है, इट्स सीट इज एट दिल्ली। इट इज़ द फ्यूजन ऑफ सेवरल स्टेट गवर्नमेंट्स। इनकी जो सीट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ बैठती है? दिल्ली में बैठती है। और यहाँ पे दिल्ली में मतलब यानी कि पार्लियामेंट में बैठती है। पार्लियामेंट पे आप जानते ही हैं कि यहाँ पे जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करके पार्लियामेंट में जाते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल बन गया, पूरे देश के वहाँ पे आते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के। अच्छा, स्टेट लेवल में क्या है? थ्रू द फेडरलिज्म इन नेचर द स्टेट्स इन इंडिया कांट secede फ्रॉम द सेंटर। हमारे देश में हाउ मेनी स्टेट्स यू हैव? 28 and these states enjoy their autonomy. इन सब स्टेट्स का अपना खुद का पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे इंटरप्शन नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक वो मैटर सेंट्रल के पास नहीं जाता है। यानी स्टेट लेवल गवर्नमेंट इंजॉय देयर ऑटोनॉमी इन देयर ओन स्टेट्स। उनका अपना अपना पावर अपने अपने स्टेट्स में है। What about the third tier of the government, पंचायती राज? The local issue can be solved by involving the local people. मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, इन तीनों लेवल पे जो लोकल इश्यूज होंगे दैट वाज सॉल्व बाय द लोकल पीपल। क्लियर? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये लोग जो चूज़ किए जाते हैं, मेयर होती हैं। मेयर कहाँ की होती हैं? मेयर जो पॉलिटिकल हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट होती हैं, तो ये चूज़ की जाती हैं गवर्नमेंट सिटीजन्स ऑफ दैट एरिया, ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। क्लियर? ओके, सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल कंसर्न। अब देखो, फेडरलिज्म में हमने 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट तो देख लिया। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल कंसर्न, जो मैटर नेशनल लेवल के कोई सब्जेक्ट्स होते हैं, कोई इशू होता है, तो वहाँ पे कौन लॉ बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी
ठीक है। वही अगर स्टेट गवर्नमेंट के जो सब्जेक्ट्स होंगे उस पर कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। The Constitution contains list that detail the issue that each tier of government can make laws on. अब तीनों, चाहे लोकल हो, चाहे सेंट्रल हो, चाहे स्टेट हो, इन दिस ऑल द थ्री टायर ऑफ गवर्नमेंट, तीनों के पास अपनी पावर है लॉ बनाने की। अगर विलेज में कोई रूल बनाना है, लॉ बनाना है, तो वो कौन बनाएगा, लोकल गवर्नमेंट बनाएगी। क्लियर। इस टायर ऑफ द गवर्नमेंट कैन गेट द मनी। अच्छा, इन लोगों को काम करने के लिए फंडिंग कहाँ से होती है, इनके जो टॉप मोस्ट गवर्नमेंट होती है वो उनको फंडिंग करती है। और दूसरी फंडिंग यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 6 कि इनको दूसरी फंडिंग कहाँ से मिलती है, टैक्स से मिलती है। तीसरी फंडिंग इनको कहाँ से होती है, इनको जो होती है तीसरी फंडिंग, जो गांव के लोग हैं जो अपनी कम्युनिटीज़ बनाए हैं, डोनेट करते हैं, वहाँ से फंडिंग होती है। ठीक है। ब्लॉक गवर्नमेंट विलेज गवर्नमेंट को वो करता है, देता है। अंडर फेडरलिज्म द स्टेट्स आर नॉट मेयरली एजेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट बट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। मतलब फेडरलिज्म में ये जो स्टेट्स होते हैं उनकी खुद की अपनी एक अथॉरिटी होती है। मैंने आपको बताया कि ये सेंट्रल के मामले में सेंट्रल यहाँ पे तब तक इंटरप्ट नहीं करेगी जब तक उसकी ज़रूरत ना हो। क्लियर। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को जो सब्जेक्ट्स मिले हैं उस पर लॉ बनाने का सोल राइट किसको है, स्टेट गवर्नमेंट को ही है। द नेक्स्ट की फीचर ऑफ द Constitution is parliamentary form of government. Parliamentary form of government means in the parliamentary form of government, the representative that we send to the parliament, they make laws and govern the country. और हम कैसे भेजते हैं उनको पार्लियामेंट में, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी आप लोग जानते हैं, जिससे पूरे देश के लोगों को, सिटीजन्स को क्या मिला है, राइट टू वोट करने को गारंटी करता है। तो इस राइट का, इस अधिकार का हम लोग यूज़ करते हैं और अपनी रिप्रेजेंटेटिव को पार्लियामेंट में भेजते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, वो मेक लॉज, वो लॉ बनाते हैं और देश को गवर्न करते हैं उनके बनाए लॉ से। ठीक। दिस इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट, एवरी सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री विल गेट अ राइट टू वोट व्हेन दे विल अटेन। अच्छा, व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क दिस। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हुज एज इज 18 years एंड above, they have right to vote. It doesn't matter कि what is his social background, what was his color, what is his caste। ठीक है, इसी को कहा जाता है एडल्ट। एडल्ट मीन्स 18, फ्रेंचाइजी मीन्स राइट टू वोट। Every citizen of this country can also contest for election. These representatives are accountable to the people. और ये सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव बन के ही नहीं जाते हैं, ये इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं, पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं, और इम्पोर्टेंट लाइन, दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल। वो लोगों के लिए अकाउंटेबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये नहीं कि हमने भेज दिया और जाके मस्ती कर रहे हैं वहाँ पे। उनको अपनी अकाउंटेबिलिटी दिखानी पड़ेगी, उनको जवाबदेही देनी पड़ेगी। अगर जिस काम के लिए उनको भेजा गया है अगर वो नहीं करते हैं तो फिर क्या मतलब हुआ डेमोक्रेटिक कंट्री का। क्लियर। सेपरेशन ऑफ पावर, दिस इज द थर्ड की फीचर। सेपरेशन ऑफ पावर में देखो, पावर्स जो है उसको बांट दिया गया 3 जगह पे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट मतलब होता है कि इस लिस्ट में 99 सब्जेक्ट्स होते हैं टोटल, और उस पर लॉ बनाने का जो अधिकार है वो किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, फॉर द एग्जांपल डिफेंस। अगर मान लो इंडिया के लिए डिफेंस यानी रक्षा पे कोई कानून बनाना है तो वो कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। फॉरेन अफेयर्स, विदेशों के साथ जो भी मामले हैं उस पर कौन जो है, who will make law on foreign affairs and railways, only central government. State government has the power to make law on the subject। 69 सब्जेक्ट्स को स्टेट गवर्नमेंट में दिया गया है।
फॉर द एग्जाम्पल पुलिस, मान लो कि अपने यूपी पुलिस है, ठीक है, या पुलिस से रिलेटेड हर एक स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पुलिस होती है, तो इस पे अगर कोई भी पुलिस के मामले में कोई भी कानून बनाना है तो वो कौन बनाएगा? दैट इज़ स्टेट गवर्नमेंट। पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन। एंड द थर्ड लिस्ट इज़ कंकरेंट लिस्ट। इस लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं और फॉर द एग्जांपल एजुकेशन, फाइनेंस, क्रिमिनल लॉ, तो इन सब्जेक्ट्स पे जो लॉ बनता है दैट इज़ मेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। तो यहाँ पे हमने इस पावर को कैसे सेपरेट किया? एक तरीका क्या था कि सबको अलग अलग सब्जेक्ट्स दे दिए। क्लियर? दूसरा तरीका क्या है? हमारे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दिस आर दी 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इन्हीं तीनों के बेस पे हमारे देश में सरकार चलती है ना, ठीक है। तो देखो लेजिस्लेचर, ये आपको ये जानना होगा कि इस समय लोकसभा स्पीकर कौन है, इस समय हमारे प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। जुडिशरी में चीफ जस्टिस कौन है? तो स्पीकर ओम बिरला, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, एंड जुडिशरी में जो हमारे चीफ जस्टिस हैं दैट इज़ शरद बोबडे। क्लियर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और हाँ, एक चीज़ और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, यू मस्ट बी अवेयर दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। क्लियर? लेजिस्लेटिव वो होते हैं जो पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग होते हैं, जो लॉ बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव वो लोग होते हैं जो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कानून बन गया तो उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? उसको मतलब एडॉप्ट कौन? बेटा एग्जीक्यूशन का मतलब होता है उसको एक्शन में कौन लेके आएगा? गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाती है पार्लियामेंट, यहाँ पे आ जाती है गवर्नमेंट, और जुडिशरी का मतलब समझते ही हो, कोर्ट। क्लियर? Secularism, this is the next important key feature of the country. Secularism means one religious community does not dominate other. Our country is a secular country because our जो गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट है वो किसी एक रिलीजन को स्टेट रिलीजन नहीं बताती है। मीन्स वन रिलीजियस कम्युनिटी, सेक्युलरिज्म मीन्स कि एक धर्म के लोग किसी दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर अपना डोमिनेट नहीं करेंगे। सब मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजस, या फिर वो दूसरे रिलीजन को या फिर अपने ही रिलीजन में दूसरे लोगों पर वो अपनी अथॉरिटी, अपना पावर नहीं दिखाएंगे। द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पार्टिकुलर रिलीजन, और हमारा जो देश है वो किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा। क्लियर? सो दिस इज सेक्युलरिज्म। तो नेक्स्ट की फीचर इज़ फंडामेंटल राइट्स, एंड बस ये ख़त्म होने वाला है। फंडामेंटल राइट्स में आप ये देखेंगे, द राइट टू, वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। क्लियर? तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। आई थिंक आई एम क्लियर टू यू। ओके, थैंक यू एवरीवन।